नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल में कौन से पोषक तत्व की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, किन खाद के माध्यम से इसे हम दे सकते हैं, इसकी कमी का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और यदि ये हमारे खेत की मिट्टी में अधिक हो जाता है तो इससे क्या नुकसान भी हो सकता है। पूरी जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, यूँ तो सभी प्रकार की फसलों को 17 से 18 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें कुछ मुख्य पोषक तत्व होते हैं, कुछ सहायक पोषक तत्व होते हैं और कुछ बिल्कुल ही सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होते हैं। वहीं पर सहायक पोषक तत्वों की आवश्यकता मुख्य पोषक तत्वों के बाद होती है, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर होता है और बाकी जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, इनकी मात्रा बहुत कम आवश्यकता में होती है, जैसे जिंक, बोरान, कॉपर। इस प्रकार किसान साथियों, हमारी फसल के लिए प्रत्येक पोषक तत्व अपना अहम रोल निभाता है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि लहसुन की फसल में क्या किसी अलग से विशेष प्रकार की पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो जैसा कि मैंने कहा कि सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन फसल को यदि हम वर्गीकरण करें किसान साथियों, तो फसलें अलग-अलग प्रकार की होती हैं। कुछ कण वर्गीय होती हैं, कुछ होती है अनाज वाली, कुछ होती है तिलहनी। इस हिसाब से देखिए तो किसान साथियों, इसमें किसी विशेष पोषक तत्व का रोल हो सकता है। यहाँ पर हम हमारी जो लहसुन की फसल है वो है कंद वर्गीय यानी गांठ वाली। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा अहम पोषक ज़रूरी तत्व है किसान साथियों, वो है फास्फोरस। यूँ तो इसको सभी पोषक तत्वों की मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन पोषक तत्व फास्फोरस का ये फसल सबसे ज़्यादा उपयोग करती है। किसान साथियों, हम फास्फोरस को विभिन्न माध्यम से देते हैं, जैसे कि डीएपी के माध्यम से देते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से देते हैं, एनपीके 12-32-16 के माध्यम से देते हैं या अन्य कोई सा भी फास्फेटिक उर्वरक के माध्यम से देते हैं। अब शुरुआत में हम बिजाई के समय किसान साथियों अक्सर डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट या एनपीके 12-32-16 या कोई भी आधार खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो फास्फोरस उर्वरक हैं, ये बहुत ही कम घुलता है और इसको घोलने के लिए हम हमारी फसल में ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग करते हैं, माइकोराज़ा का भी प्रयोग करते हैं और एनपीके बैक्टीरिया का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो सभी प्रकार के प्रोडक्ट हैं किसान साथियों, ये हमारे खेत में पड़े हुए, मिट्टी में पड़े हुए फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में लाते हैं ताकि हमारी फसल को अच्छे से अवेलेबल हो सके। लेकिन किसान साथियों, कई बार क्या होता है कि इस फास्फोरस का हमें रिजल्ट भी नहीं मिलता। कई बार फास्फोरस जो घुलनशील अवस्था में है, वो अधिक मात्रा में भी हमारे खेत में हो जाता है। तो उसका नतीजा ये होता है कि जब फास्फोरस अधिक मात्रा में घुलनशील अवस्था में खेत में आ जाता है, तो हमारे अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनका अपटेक फसल नहीं कर पाती हैं और इतना सारा खाद देने के बाद भी किसान साथियों, हमारी फसल में पीलापन हमें दिखाई दे सकता है। उसकी ग्रोथ है, वो जो है रुकी हुई दिख सकती हैं। तो हमें सभी उर्वरक का लिमिटेड मात्रा में ही प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि फास्फोरस की अधिक मात्रा में आवश्यकता है तो आपने डीएपी के या एनपीके 12-32-16 के अधिक पैदावार के लिए कट्टे के कट्टे खाली कर दिए। आपकी फसल को जितना ज़रूरत होगी वो उतना ही लेगी। अधिक मात्रा में आपने डाला तो आपकी फसल को भी नुकसान होगा, आपके खेत की मिट्टी भी खराब होगी, आपकी लागत भी आएगी, आपकी फसल की पैदावार भी कम होगी। यानी जितने चाहिए उतना ही ज़रूरत है, अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो यहाँ फास्फोरस की मात्रा भी अधिक हो जाती है, तो उसका नुकसान मैंने आपको बताया है। लेकिन किसान साथियों, ऐसा हम क्या करें कि हमारी फसल को फास्फोरस भी उपलब्ध हो जाए और हमारे खेत की जो मिट्टी है वो भी खराब नहीं है और जो बाकी सूक्ष्म पोषक तत्व तो फसल को चाहिए वो भी मिट्टी से वो उठा सके। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे तरीके फास्फोरस देना होगा जो हमारी फसल के लिए भी लाभकारी हो, हमारे लिए भी लाभकारी हो, मतलब लागत कम आए और हमारा उत्पादन भी अच्छा हो। सामान्यतः किसान साथी हम डीएपी 12-32-16 का प्रयोग 2 बार अपनी फसल में करते हैं। पहला हम बेसल डोज़ में करते हैं और बाद में एक बार हम उसकी ट्रैप ड्रेसिंग कर देते हैं। लेकिन जब फसल 60 दिन से ऊपर की हो जाए, तब क्या हमें उसमें एनपीके 12-32-16 का या डीएपी का प्रयोग फास्फोरस पोषक तत्व को देने के लिए करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको घुलने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। हो सकता है हमारे खेत में वो पड़ा हो और घुलनशील अवस्था में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले तो हमें उसको घुलनशील अवस्था में लाने के लिए ह्यूमिक एसिड या जो बैक्टीरिया है उनका प्रयोग करना चाहिए। और यदि
वो घुलनशील अवस्था में भी है, हमारी फसल ले नहीं पा रही किसी कारणवश, तो हमें उसे स्प्रे के रूप में पत्तियों को दे देना चाहिए। स्प्रे के रूप में हम कैसे दे सकते हैं? तो 60 दिन के बाद किसान साथियों, यदि हम बात करें तो जो भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है फास्फोरिक युक्त, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि सबसे बढ़िया प्रोडक्ट हैं 05234, इसमें आपको पोटाश भी मिल जाता है, फास्फोरस भी मिल जाता है। यहाँ पर फास्फोरस आपके पौधे की जड़ी की वृद्धि भी करता है, तने को मोटा भी करता है, गांठ को फुलाता भी है। पोटाश है किसान साथियों, भोजन को पहुँचाने का काम करता है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर हमारी जो लहसुन की फसल है उसका तना तो मोटा हो गया है, लेकिन गांठ बड़ी नहीं हो रही, क्या करें? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पोटाश का किसान साथियों मुख्य काम ये होता है पौधे में भोजन को सही जगह पहुंचाना, और ज़मीन को भी मुलायम रखता है, पौधे से रोगों की लड़ने की शक्ति को भी बढ़ाता है। तो जब पोटाश का प्रयोग आप खेत में करते हैं, इस समय यदि आप ट्रैप ड्रेसिंग में देते हैं तो उसका सही फ़ायदा भी नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी फसल की उम्र भी कम बची है, पोटाश को लगने में भी काफ़ी समय लगेगा। लेकिन यदि आप स्प्रे के रूप में पोटाश भी देते हैं, तो ये आपकी फसल के लिए दोहरा लाभ होने वाला है। एक तो फास्फोरस की भी पूर्ति हो रही है, पोटाश की भी पूर्ति हो रही है। जो भी कस है, वो किसान साथियों आपके पौधे का वो गाँठ की ओर डाइवर्ट होने लगता है। पोटाश का मेन रोल हम लहसुन में यही जानते हैं। तो हमारा एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र से 2 काम हो रहे हैं, पौधे का तना मोटा हो रहा है, तने मोटा है तो उसका जो ऊर्जा है वो कंद की ओर डाइवर्ट हो रही है, और हमारी ज़मीन को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, हमारी लागत भी है वो भी कम आ रही है, सूक्ष्म पोषक तत्व भी फसल अच्छे से अपटेक कर पा रही। तो क्यों ना हम ऐसे विकल्प की ओर जाएँ। यहाँ पर हम यदि बहुत सारे किसान भाई ऐसे कमेंट करते हैं कि मेरी फसल है 80 दिन की हो गई, क्या मैं इसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल सकता हूँ? क्या डीएपी डाल सकता हूँ? क्या कौन-सा खाद डालूँ? तो किसान साथियों, आपको एनपीके के जो भी खाद देने हैं 60 दिन से पहले पहले दे दीजिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का प्रयोग आप यदि ग्रेन्युअल्स रूप में करना चाहते हैं, दानेदार रूप में करना चाहते हैं, तो 60 दिन से पहले की अवस्था में उनका प्रयोग कर लीजिए। 60 दिन की अवस्था के बाद किसान साथियों 90 दिन से 100 दिन की अवस्था तक आप मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी फसल में आप 60 दिन के बाद फास्फोरस या पोटाश युक्त उर्वरक डालते हैं, तो उसका रिज़ल्ट तो आपको मिलता है, लेकिन जितनी लागत है लग रही है उतना नहीं मिलता है। आपने ₹1 खर्च किया, 50 पैसे का फ़ायदा मिला और 50 पैसे आपके ऐसे ही चले गए। तो आप ऐसा करें कि 50 पैसे खर्च करके ₹1 का फ़ायदा उठाएँ, तो इसके लिए वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट विकल्प होते हैं। इस समय 60 दिन की अवस्था के बाद आप जो भी पोषक तत्व अवेलेबल कराना चाहते हैं अपनी फसल को, वो आप स्प्रे के रूप में दें। तो आपकी फसल को बिना किसी नुकसान के पोषक तत्व भी अवेलेबल हो जाते हैं, और उनका रिज़ल्ट भी जल्दी मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट पत्तियों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। यदि आप ज़मीन से देते हैं तो पहले वो घुलनशील अवस्था में आएगा, फिर पौधे को लगेगा, हर इरिगेशन में आप पिलाओगे तब लगेगा। लेकिन यहाँ स्प्रे के रूप में किसान साथियों आपके पौधे के अंदर वो चला जाता है और तुरंत काम करना शुरू कर देता है। तो हमारी फसल के पास अब आधी उम्र ही बची होती है 60 दिन के बाद, क्योंकि 120 से 130 दिन के बाद फसल पक जाती है। तो इस हिसाब से उम्र के हिसाब से ही, फसल की उम्र के हिसाब से ही हम यदि उसमें खाद का या सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करेंगे, तो उसके रिज़ल्ट है वो हमें अच्छे मिलेंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि यदि आपकी फसल 60 दिन की है, 70 दिन की है या 80 दिन की है, यदि उसमें आप कोई दानेदार खाद डालने वाले हैं तो बिल्कुल ना डालें। उसका आप किसान साथियों स्प्रे करें, जैसे कि फास्फोरस और पोटाश के लिए 05234 बहुत अच्छा हो गया। या आपकी फसल 100 प्लस दिन की हो गई है, कस नहीं उतर रहा है, आप तो 0050 या लिक्विड जो पोटाश आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने फसल की ज़रूरत के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से ही उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति करना है, और लागत भी नहीं बढ़ाना है, और खाद भी ऐसे प्रयोग करना है कि फसल को उसका फ़ायदा मिले। केवल अपने मन को संतोष देने के लिए आप 2-4 कट्टे उड़ाओगे, आपको फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, वो आप कहोगे यार मैंने खाद डाला, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, तो कहाँ से मिलेगा भई, जब खाद लगने में इतना समय लगता है। आज ये यूरिया नहीं है जो आज आपने डाला और कल उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। फास्फोरस और पोटाश हमेशा शुरुआत में ही देना चाहिए, या फसल की जब वो वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है उस समय तक आप दे सकते हैं। उसके बाद तो इनका रिज़ल्ट बहुत ही कम मिलता है, कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिल पाता है। तो आप अपने विवेक से निर्णय लें किसान साथियों। तो इस प्रकार से हम अब छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर अपनी फसल की एक तो लागत कम कर सकते हैं, और दूसरा हम उससे फ़ायदा अधिक ले सकते हैं, उसकी पैदावार अधिक ले सकते हैं।
तो किसान साथियों, आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी। फिर भी आप स्वतंत्र हैं, आप किसी अच्छे कृषि सलाहकार से पूछ सकते हैं कि मुझे खरीफ फसल में इतने दिन की फसल हो गई, उसके बाद दानेदार उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करता हूँ तो कितना रिजल्ट मिलता है, नहीं मिलता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी प्रकार का कोई यदि डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।